यदि आप 8 दिन के ट्रिप पे कहीं जाएं और वहां से वापस आने में आपको 9 महीने का समय लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ यही हुआ जब वो 8 दिन के ट्रिप पे गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, लेकिन उनको वापस आने में 9 महीने और 13 दिन से ज़्यादा का समय लग गया। तो इस बीच उन्हें क्या परेशानियां का सामना करना पड़ा और उन्हें क्या क्या उन्होंने वहां पर खाया, और ये परेशानी क्यों आई कि 8 दिन का जो एक मिशन था उसको 9 महीने तक एक्सटेंड करना पड़ गया, और जब वो लोग 9 महीने बाद आए तो वो कैसे आए और लैंडिंग कैसे हुई। इन सभी डिटेल्स को जानने के लिए हम इस सेशन में आए हैं, और साइंस एंड टेक रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो भी इस जर्नी से जुड़ी होंगी उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो आप इस फोटो में देख सकते हैं सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, जो लोग 5 जून 2024 को, तो इनके जो सफ़र की कहानी है वो 5 जून 2024 को शुरू हुई, यानी कि पिछले साल, जब ये लोग 8 दिन के एक मिशन पे स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन इनको आने में 9 महीने से ज़्यादा का समय जो है वो लग गया। आप देख सकते हैं ये उनकी तस्वीर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर से है, और इस तस्वीर में अगर आप ध्यान दें तो सुनीता विलियम्स के जो हेयर्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं। ये हमें दिखाता है कि यहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी की सिचुएशन होती है स्पेस में, और जब ग्रेविटी नहीं होगी तो कोई भी चीज़ नीचे की तरफ जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अर्थ का, वो अगर काम नहीं करेगा तो चीज़ें हवा में उड़ेंगी, जैसे आप इन एस्ट्रोनॉट्स के हेयर्स को देख के समझ सकते हैं। तो ये एक पिक्चर है समझने के लिए कि आईएसएस के अंदर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर चीज़ें कैसी दिखती हैं और कैसी होती हैं। तो 8-day mission turns into a 9-month long journey. So it was a crew flight test by Boeing company which was launched on 5th of June 2024. बोइंग कंपनी का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। ये कंपनी एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, फाइटर जेट्स बनाने के लिए जानी जाती है, एरोप्लेन्स बनाने के लिए जानी जाती है। तो इस कंपनी ने अब स्पेस इंडस्ट्री में अपना वेंचर किया और इन्होंने एक अपना स्पेसक्राफ्ट बनाया। उसी स्पेसक्राफ्ट में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गए थे, उसी को चेक करने के लिए कि क्या उसमें क्रू बैठ के जा सकता है, क्या वो एक सेफ है इंसानों को स्पेस तक ले जाने में। तो इस कंपनी को जो अपना एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट टेस्ट करना था, बोइंग कंपनी को, उस मिशन के अंदर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को भेजा गया था। So this was launched using the Starliner spacecraft atop an Atlas V rocket from Cape Canaveral from Florida। तो फ्लोरिडा से इनके स्पेस शटल ने जो है उड़ान भरी, इसमें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर थे। 5 जून 2024 को इनको वहां से उड़ान भरी, और 6 जून 2024 को इन्होंने सक्सेसफुली डॉकिंग कर ली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जाकर। अब डॉकिंग क्या है? डॉकिंग एक तरीका है बेसिकली जिसमें जिस विमान से आप जा रहे हैं, सपोज कीजिए ये आपका स्पेस शटल है और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो ये जो स्पेस शटल है ये आकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ इस तरीके से जुड़ जाएगा और खड़ा हो जाएगा, जिससे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे एंड स्टडी कर पाएंगे। तो आप एक तरीके से आसान भाषा में इसको ये समझ सकते हैं कि जो स्पेसक्राफ्ट होता है जिससे एस्ट्रोनॉट्स अर्थ से स्पेस स्टेशन तक जाते हैं, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पार्किंग में जाके खड़ा हो जाता है, जैसे आपकी गाड़ी पार्किंग में जाके खड़ी हो जाती है। तो इसी प्रकार से पार्किंग में खड़ी करने को स्पेसक्राफ्ट को, उसी को जो जहां वो अटैच हो जाती है उस चीज को बोला जाता है कि वो डॉक हो गया है वहां जाके स्पेसक्राफ्ट जिसमें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर गए थे। सो इट वाज स्टारलाइनर्स फर्स्ट क्रूड फ्लाइट टू आईएसएस, जिसमें ये दोनों अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर गए थे। वो स्टारलाइनर की पहली क्रूड फ्लाइट थी। तो ये टेस्ट फ्लाइट इसको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बोइंग के स्टारलाइनर में कोई भी क्रू आज से पहले, कोई भी इंसान आज से पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक नहीं गया था। सो इट वाज क्रूशल बिफोर नासा कुड अप्रूव बोइंग स्पेसक्राफ्ट फॉर रूटीन स्पेस फ्लाइट। तो अप्रूवल लेने के लिए कि बोइंग स्पेसक्राफ्ट की कंपनी ने ये जो स्पेसक्राफ्ट बनाया है ये सेफ एंड सिक्योर है एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस तक ले जाने में और वापस लाने में,
ये चीज इंश्योर करने के लिए ही वो टेस्ट फ्लाइट थी। और अगर ये टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल हो जाती तो जो नासा है, यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी, वो उस कंपनी को जो है वो क्लियरेंस दे देती ताकि वो रूटीन में स्पेस फ्लाइट कंडक्ट करा सके। जैसा रूटीन में स्पेस फ्लाइट स्पेस एक्स कंपनी, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, जैसा आपको पता भी होगा, वो रूटीन में जो स्पेस फ्लाइट कंडक्ट करा रही है, ऐसा ही बोइंग कंपनी भी रूटीन में स्पेस फ्लाइट कंडक्ट कराना चाहती थी। लेकिन ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि उनको आने में जो है, जैसा हम देख सकते हैं कि 9 महीने का समय लग गया। और उस विमान में, जिस विमान में ये गए थे अंतरिक्ष यात्री, उस विमान में कुछ खराबियां भी आ गई थी। आगे देखते हैं कि ये आपके लिए एक पिक्चर लगाई है मैंने। ये उस बोइंग स्टारलाइनर की पिक्चर है जिसमें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गए थे। आप ये देख सकते हैं कि ये एक काफी कॉम्पैक्ट साइज का स्पेसक्राफ्ट है जो कि बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है, और इसका नाम जो कि स्टारलाइनर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगा हुआ है। तो ये एक इमेज है आपको इमेजिन करने के लिए कि वो स्पेसक्राफ्ट दिखता कैसा था जिसमें अंतरिक्ष यात्री जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गए थे। देखिए, अब ये होता है स्पेसक्राफ्ट जो है, जो ये आप ऊपर का हिस्सा देख सकते हैं, ये एक स्पेसक्राफ्ट है। इसमें इंसान बैठता है। इसमें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। और ये नीचे जो लगा होता है ये रॉकेट होता है। स्पेसक्राफ्ट जो है उसको अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें इंजन लगाना पड़ेगा, हमें फ्यूल देना पड़ेगा। तो वो फ्यूल जो है वो इस रॉकेट के जरिए दिया जाता है। और इस रॉकेट के पार्ट्स, ये जो पार्ट्स हैं, जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जब इनका ईंधन खत्म हो जाएगा, तो ये अपने आप एक एक करके अलग होके गिरते रहते हैं और इस स्पेसक्राफ्ट से अलग होते रहते हैं। ऊंचाई पर जाने पर, जैसे सपोज कीजिए इस वाले पोर्शन का ईंधन खत्म हो गया तो ये अलग होकर गिर जाएगा। देन थोड़ा और ऊपर जाकर इस वाले का भी ईंधन खत्म हो गया तो ये ऊपर गिर जाएगा। और ये वाली चीज जो है और ऊपर लेकर जाएगी जब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच नहीं जाता है स्पेसक्राफ्ट, तब तक इसको सपोर्ट किया जाता है वेरियस रॉकेट्स के द्वारा। और एक एक करके जो है रॉकेट का जो मलबा है, जो रॉकेट के वेरियस पार्ट्स है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अलग होकर गिरते रहते हैं। और सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हैं टॉप में, ये जो स्पेसक्राफ्ट है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठा हुआ है, वो पहुंचता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। और इसी अंतरिक्ष विमान की, इसी स्पेसक्राफ्ट की क्लियरेंस के लिए ये वाली जो फ्लाइट थी, टेस्ट फ्लाइट थी, वो की जा रही थी बोइंग कंपनी के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोइंग स्टारलाइनर। तो ये एक रॉकेट था और ये एक स्पेसक्राफ्ट था। तो ये दोनों चीजें जो अंतरिक्ष तक पहुंची, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा। लेकिन इसमें आगे हम देखेंगे कि कुछ खराबियां आ गई जिसकी वजह से ये वापस अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने में समर्थ नहीं रख पाया। So it was aiming to go for the International Space Station and it successfully docked with International Space Station on 6 जून 2024। तो अब जो 5 जून को जो फ्लाइट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करी थी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की, वो 6 जून 2024 को पहुंच गई थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करने के लिए। So they were supposed to test spacecraft's navigation, docking, life support and other systems before returning to Earth। तो सिंस ये एक टेस्ट फ्लाइट थी, ये पहली बार फ्लाइट की जा रही थी बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर के द्वारा, इसलिए इन स्पेस यात्रियों को इस स्पेसक्राफ्ट की नेविगेशन, डॉकिंग, लाइफ सपोर्ट और बाकी सिस्टम्स को टेस्ट करना था कि क्या ये सुरक्षित है और भी बाकी यात्रियों को ले जाने में, ताकि इससे और ज्यादा स्पेस फ्लाइट्स बोइंग कंपनी कंडक्ट करा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और एक टेक्निकल फेलियर आ गया। बोइंग स्टारलाइनर के स्पेसक्राफ्ट में एक टेक्निकल फेलियर आ गया जिसकी वजह से ये जो इनका टारगेट था उसको अप्रूवल कराने का वो पूरा नहीं हो पाया। सो आफ्टर रीचिंग द ISS, मिशन कंट्रोलर डिटेक्टेड मल्टीपल इश्यूज। तो अब हम वो इश्यूज देखेंगे कि कौन कौन से इश्यूज जो हैं स्टारलाइनर के एक
कंट्रोलर ने डिटेक्ट किए जब वो स्टारलाइनर अंतरिक्ष तक पहुंचा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर डॉक हुआ। सबसे पहला इशू था कि हीलियम लीक्स हो गई प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर। सो हीलियम लीक्स की वजह से स्पेसक्राफ्ट को मैन्यूवर करने में, स्पेसक्राफ्ट को घुमाने में, स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन चेंज करने में दिक्कतें आने लगी। So there was a difficulty in maneuvering the spacecraft in the orbit. Since helium is crucial, helium गैस की हमें जरूरत पड़ती है। Helium is crucial as it is used to pressurize the thrusters, which help to control the spacecraft's movement and deorbit burns for re-entry. तो helium एक जरूरी कंपोनेंट है थ्रस्टर्स को प्रेशराइज करने के लिए, टू प्रेशराइज द थ्रस्टर्स। ये थ्रस्टर्स मदद करते हैं स्पेसक्राफ्ट की मूवमेंट में और उसको डीऑर्बिट होने में और री एंट्री लेने में। जब वातावरण के बाहर चला जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है, स्पेस में चला जाता है कोई एयरक्राफ्ट, तो वो जब एंट्री लेता है तो उसको बड़ा प्रिसीशन रूप में एक प्रिसाइज एंगल पे एंट्री लेनी पड़ेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अदरवाइज अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गर्म गैसेस होती हैं, बहुत सारा हीट और बहुत स्पीड पे वो एयरक्राफ्ट आता है, उसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट जल भी सकता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेते टाइम। यही हादसा कल्पना चावला के साथ हुआ था। जब वो अंतरिक्ष से लौट रही थी तो उनका जो स्पेसक्राफ्ट था वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते समय जल गया था। तो अगर वो स्पेसक्राफ्ट एक प्रिसीशन एंगल पे एंट्री नहीं लेगा और अर्थ के एटमॉस्फेयर की गैसेस से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उससे अपने आप को नहीं बचा पाएगा, तो ये खतरा हमेशा रहता है कि वो एयरक्राफ्ट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल भी सकता है और जल के हवा बन सकता है, इंक्लूडिंग द क्रू दैट इज इनसाइड दैट। तो इसीलिए जरूरी है कि वो मैन्यूवर होए, वो ढंग से डीऑर्बिट करे ताकि वो अच्छी तरीके से अपनी री एंट्री ले पाए जिस डिजायर्ड एंगल पे उसको एंट्री लेनी है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो शुरू में ये सोचा गया कि जो लीक्स हैं वो माइनर हैं, जो प्रोपल्शन सिस्टम में हीलियम लीक्स थे वो माइनर हैं, लेकिन लेटर ऑन ये रियलाइज किया दैट दे वर वर्स देन एक्सपेक्टेड एंड इट इम्पैक्टेड द रिटर्न मिशन। सो जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा वो जो लीक्स थे हीलियम में, प्रोपल्शन सिस्टम में हीलियम के, वो ज्यादा थे और उन्होंने इम्पैक्ट किया मिशन के रिटर्न होने में। तो इसलिए उसको रिटर्न नहीं कराया गया उसी स्पेसक्राफ्ट को जिसमें ये दोनों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे थे। दूसरी जो प्रॉब्लम थी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में वो थी माल फंक्शनिंग थ्रस्टर्स में। तो जब हीलियम लीक हुआ, प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत आई और थ्रस्टर्स भी माल फंक्शन करने लगे। सो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो थ्रस्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रिसीशन मूवमेंट में, उसी प्रिसीशन में जिसमें अर्थ में री एंट्री लेनी है और स्पेस में स्पेसक्राफ्ट को मैन्यूवर करना है अलग अलग डायरेक्शंस में। तो ये थ्रस्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रिसीशन मूवमेंट में, ये फेल हो गए, ये काम करना बंद कर दिया इन्होंने जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे उस दौरान। तो थ्रस्टर्स में भी दिक्कत आ गई। कोशिश की गई कि इन प्रॉब्लम्स को अर्थ पर बैठकर ही नासा के साइंटिस्ट, नासा और बोइंग के इंजीनियर्स जो हैं वो इसको ठीक कर दें। दे ट्राइड ट्रबल शूटिंग द प्रॉब्लम्स रिमोटली। अर्थ पे बैठकर ही कोशिश की गई कि हम इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर दें जो थ्रस्टर्स में आई थी, लेकिन ऐसा भी नहीं किया जा सका। और क्योंकि थ्रस्टर्स सही नहीं हो पाए, सो इट वाज अनसेफ फॉर द क्रू टू रिटर्न ऑन द सेम स्पेसक्राफ्ट दैट दे वेंट ऑन। तो क्रू का जो सेफ्टी था वो इंश्योर नहीं किया जा पाया, थ्रस्टर्स ठीक नहीं हो पाए और इसीलिए ये मिशन इतना डिले करना पड़ा रिटर्न होने में। तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो सेफ्टी कंसर्न्स भी थे री एंट्री में, एयरक्राफ्ट की री एंट्री में। जैसा मैंने बताया, अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में री एंट्री नहीं होती है तो काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट जो है वो जल भी सकता है अर्थ के फ्रिक्शन और अर्थ की हॉट गैसेस की वजह से जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। So since there were safety concerns and Starliner relies on its propulsion system to deorbit and safely enter Earth's atmosphere, any malfunction could pose risk to astronauts. So propulsion system जिस पे हम लोगों ने रिलाई करना था री एंट्री करते समय अर्थ पर, उस प्रोपल्शन सिस्टम में ही दिक्कतें थी और वो दिक्कतें रिमोटली हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए अर्थ पे रहकर। इसलिए हमें
कंसर्न्स, सेफ्टी कंसर्न्स भी थे री एंट्री को लेकर। तो इट वाज डिसाइडेड दैट विदाउट गारंटीड सेफ लैंडिंग एस्ट्रोनॉट शुड नॉट अटेम्प्ट री एंट्री। ये डिसाइड किया गया नासा के द्वारा और बोइंग के अथॉरिटीज के द्वारा कि जब सेफ री एंट्री और सेफ लैंडिंग जब तक कंफर्म नहीं होगी तब तक जो एस्ट्रोनॉट्स हैं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, उनको जो री एंट्री की परमिशन है वो नहीं दी जाएगी और वो लोग री एंट्री अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने जो 8 दिन बाद री एंट्री करनी थी मिशन कंप्लीट करके, वो एंट्री 9 महीने बाद उन्होंने दूसरे स्पेसक्राफ्ट में की। वो भी हम आगे देखेंगे कि कैसे की। तो उन्हें री एंट्री अटेम्प्ट करने के लिए परमिशन नहीं दी गई थी क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स थे। सो अब ऑप्शंस क्या थे नासा के पास, जैसा हम लोग अपने एथिक्स के केस स्टडीज में भी देखते हैं कि ऑप्शंस, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। तो इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम के सामने नासा के पास क्या ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि हाई रिस्क रिटर्न अटेम्प्ट किया जाए। जो स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट था उसी में ही अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जी जो हैं वो वापस आए जिसमें वो गए थे। ऑल्दो उसके प्रोपल्शन सिस्टम में और थ्रस्टर्स में दिक्कत थी, जैसा हमने पहले पिछले स्लाइड्स में देखा, इसीलिए इसको एक हाई रिस्क रिटर्न कहा जा रहा है। दूसरा, वी कैन वेट फॉर बोइंग इंजीनियर्स टू फिक्स द प्रॉब्लम रिमोटली। इसका भी इंतजार किया जा सकता था कि जब तक बोइंग के इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम को रिमोटली फिक्स ना कर दें तब तक उन लोगों को ना बुलाया जाए और यहीं से ही अर्थ पर बैठकर ही उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर की जो दिक्कतें हैं उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। तीसरा सवाल यह था कि उस स्टे को, जो उनका 8 दिन का जो स्टे था, उसको एक्सटेंड किया जाए until an safer alternative was found। तो एक सेफर ऑल्टरनेटिव मिलने तक इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ही रुकने को कहा जाए और एक स्टे उनका एक्सटेंड किया जाए, लंबा किया जाए उस स्टे को। जो पहले इनका 8 दिन का जो स्टे था उसको लंबा किया जाए। तो नासा ने यही ऑप्शन चुना, तीसरा वाला ऑप्शन जो है उन्होंने चुना कि सेफ ऑल्टरनेटिव, सेफ्टी जब तक इंश्योर नहीं होती जब तक हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वापस री एंट्री का अटेम्प्ट जो है वो नहीं करेंगे। ये ऑप्शन जो है वो नासा ने चुना। अब जब स्टे एक्सटेंड हो गया तो उनका क्या रोल था एक्सटेंडेड स्टे के दौरान। ऐसा तो है नहीं कि वो लेजर एक्टिविटीज के लिए गए थे और वो वहां पर फोटोज खिंचवाने लगे। दे वर ऑन अ साइंटिफिक मिशन, दे हैड सर्टेन स्पेसिफाइड रोल। तो उन्होंने जब स्टे एक्सटेंड हो गया तो वहां पर रहकर रिसर्च करी। So they participated in scientific research experiment that were conducted on the International Space Station। So दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने, although उनका स्टे एक्सटेंड हो गया, उनको जो बताया हुआ समय था उससे ज्यादा रहना पड़ा अंतरिक्ष में, लेकिन उनका जो रिसर्च था, साइंटिफिक रिसर्च, वो जारी रहा। दूसरा, उन्होंने स्पेस स्टेशन के मेंटेनेंस में भी असिस्टेंस किया, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होता क्या है कि अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, वहां कुछ दिन रुकते हैं और फिर आ जाते हैं। अब क्योंकि इन लोगों का स्टे एक्सटेंड हो गया था ड्यू टू वेरियस टेक्निकल रीजंस, तो ये डिसाइड किया गया कि ये लोग जो है स्पेस स्टेशन के मेंटेनेंस में भी कंट्रीब्यूशन करेंगे और स्पेस वॉक की प्रिपरेशन में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो स्पेस वॉक जो कि एक मिशन है जो स्पेस स्टेशन में लिया जा रहा है, उसमें भी इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने कंट्रीब्यूट किया कि स्पेस वॉक के प्रिपरेशन में भी अब जब स्टे एक्सटेंड हो गया है तो उसमें कंट्रीब्यूट ये दोनों यात्री करेंगे। एंड दीज 2 people also supported other crew members arriving and departing on SpaceX Crew Dragon mission। तो जिस कंपनी की बात मैं पहले कर रहा था, एलन मस्क की कंपनी जो SpaceX है, उसके जो क्रू ड्रैगन मिशंस हैं वो पीरियोडिकली भेजते रहते हैं एस्ट्रोनॉट्स को, अंतरिक्ष यात्रियों को, और वापस बुलाते रहते हैं। तो इस बीच, इस 9 महीने के बीच में काफी बार ऐसा हुआ कि लोग आए, स्पेस स्टेशन में रुके, और जब उनका स्पेस का कार्यकाल पूरा हो गया रुकने का तो वो लोग वापस आ गए। लेकिन ये दोनों यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वहीं रुके रहे, बाकियों को सपोर्ट भी इन लोगों ने किया। तो ये हमारे को काफी सारे एथिकल प्रिंसिपल्स दिखाता है जो इन साइंटिस्ट ने शो करे, वेदर बी इट करेज, वेदर बी इट कन्विक्शन, एंड वेदर बी इट देयर डिवोशन टू द ड्यूटी दैट दे वर ऑन साइंटिफिक मिशन and they were doing their scientific mission while they were stuck in the space, and also supported other crew members who were arriving and leaving on the SpaceX's Crew Dragon mission। तो SpaceX के Crew Dragon mission में जो बाकी अंतरिक्ष यात्री आ रहे थे और वापस जा रहे थे, उनको भी इन्होंने सपोर्ट किया।
तो अब ये लोग आए कैसे? अब इनको वापस लाने में भी स्पेस एक्स कंपनी की काफी इंपॉर्टेंट भूमिका है, क्योंकि स्पेस एक्स के क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल में ये लोग आए हैं। तो ये क्रू 9 जो है कैप्सूल, इसमें ही बैठकर दोनों अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है वापस आए हैं अर्थ के सरफेस पर, और उन्होंने स्प्लैश लैंडिंग की है ओशन में। तो ये स्पेस एक्स का क्रू 9 ड्रैगन मिशन जो है, ये कैप्सूल जो है उनको वापस लेकर आया है। इस कैप्सूल के अंदर जो है क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल की अगर मैं आपसे बात करूं, तो सपोज कीजिए ये एक कैप्सूल है जिसमें 4 लोगों का स्पेस जनरली है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान 7 लोगों का स्पेस हो जाता है। तो टोटल 4 + 3 7 लोग इस कैप्सूल में बैठकर जो है एक जगह से दूसरी जगह, अंतरिक्ष से अर्थ और अर्थ से अंतरिक्ष तक जा सकते हैं। लेकिन इस क्रू 9 ड्रैगन मिशन में जो 7 लोगों की जगह है, जो अभी इस समय भेजा गया था, वो इनको 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ ही अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था। सो 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल जो है ये अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा था 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर। और इन 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जब ये पहुंचा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो अभी 4 जो पोजीशंस थी, 4 2 सीट थी, उसकी 2 सीटें खाली थी। वी आर नॉट हेयर टॉकिंग अबाउट द इमरजेंसी वाली सीट्स, बट जो 4 सीटें थी, 2 सीटें जो खाली ये अंतरिक्ष कैप्सूल लेकर गया था स्पेस में, स्पेस एक्स का क्रू 9, उन 2 सीट्स में इन 2 स्पेस यात्रियों को जो है बैठा कर लाया गया, सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर। तो ये जो आप ब्लू कलर से 2 देख सकते हैं, इसका मतलब है कि 2 यात्री जो गए नहीं थे स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस एक्स के, लेकिन वो वापस आए हैं इस वाले स्पेस कैप्सूल के थ्रू। ये 2 यात्री सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर हैं, और ये 2 यात्री वो हैं जो ग्रीन से लिखे गए हैं, जो तब इस स्पेस कैप्सूल में मौजूद थे जब ये अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गया था। तो स्पेस एक्स की काफी बड़ी भूमिका है इन लोगों को वापस अर्थ में लाने में। ऑन 18 मार्च बोथ बोर्डेड द फ्रीडम कैप्सूल टू लीव ISS। तो अब ये फ्रीडम कैप्सूल जो है, हमें इसका नाम बड़ा ध्यान रखना है। हम इसको यूज कर सकते हैं अपने एसेज लिखते समय, अपने एथिक्स के आंसर लिखते समय, और ये कभी पूछा भी जा सकता है साइंस एंड टेक रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो दे बोथ बोर्डेड द फ्रीडम कैप्सूल टू लीव द ISS। यहां से बोथ रेफरेंस है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का, जो काफी महीनों से स्पेस में ही थे। तो फ्रीडम कैप्सूल है, फ्रीडम उस कैप्सूल का नाम है जिसमें ये लोग जो है वो बैठकर आए हैं, और ये कैप्सूल स्पेस एक्स कंपनी का था। सो द कैप्सूल अनडॉक्ड सक्सेसफुली टू बिगिन रिटर्न जर्नी टू अर्थ। तो जब हम वहां पहुंचे हैं, एक कैप्सूल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पहुंचते हैं तो डॉकिंग करनी होती है, और जब वापस आना होता है तो अनडॉकिंग करनी होती है, अलग होना होता है उससे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक स्पेस कैप्सूल को अलग होना होता है, तो उसको अनडॉकिंग कहते हैं। तो अनडॉक्ड सक्सेसफुली हुआ वो स्पेस कैप्सूल 18 मार्च को, और वो जर्नी जो है उनकी 17 आवर्स 17 आवर्स और कुछ मिनट की जो जर्नी है, वो जर्नी रहती है वापस आने में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अर्थ के सरफेस तक। तो 17 आवर्स की जर्नी अंडरटेक करने के लिए ये स्पेस एक्स का क्रू 9 फ्रीडम कैप्सूल अनडॉक किया 18 मार्च को। ये आप देख सकते हैं, ये स्पेस कैप्सूल है स्पेस एक्स कंपनी का। यहाँ पर आप स्पेस एक्स कंपनी का नाम देख सकते हैं। तो ये फ्रीडम कैप्सूल है जिसकी हम बात कर रहे थे, क्रू 9, जो इन लोगों को वापस लेकर आया है अर्थ के सरफेस पर 9 महीने के बाद। तो यही वो कैप्सूल है स्पेस एक्स कंपनी का, आप लोगो देख सकते हैं। यही अर्थ से अंतरिक्ष में जाता है और वापस आता है। ये कैप्सूल स्पेस एक्स कंपनी जो है वो काफी बार इस्तेमाल कर चुकी है, बहुत सारे स्पेस फ्लाइट्स में, बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस ले जाने में वो इसका इस्तेमाल जो है कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये स्पेस एक्स का ये वाले कैप्सूल का जो पहला मिशन नहीं था, ये रिपीटेडली काफी बार जो यूज किया जा चुका है। पर जिस कैप्सूल में, जिस स्पेसक्राफ्ट में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर गए थे, वो बोइंग कंपनी का पहला मिशन था,
और ये जो स्पेस एक्स कंपनी का है ये काफी सक्सेसफुल है स्पेस के फील्ड में, और ये इसका पहला मिशन जो है वो नहीं था। ये आप देख सकते हैं, ये कैप्सूल जो है वापस लेकर आया है एस्ट्रोनॉट्स को, और इस कैप्सूल ने जो है स्प्लैश लैंडिंग की है ओशन में अर्थ पे आने के बाद। देखिए ये कैप्सूल है, इसमें ये ऊपर से खुल जाता है तो एस्ट्रोनॉट्स इसके थ्रू अंदर और बाहर आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये एक ओपन करके दिखा दिया गया है इस वाले पिक्चर में, स्पेसएक्स का वो कैप्सूल जिसमें अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से अर्थ के सरफेस पर 17 घंटे के सफर के बाद आए हैं। 17 आवर्स लॉन्ग जर्नी है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अर्थ तक की होती है। अब इतनी देर रुके हैं वो लोग स्पेस में, 9 महीने रुके हैं, तो इसका क्या असर होता है ह्यूमन बॉडी पर, ये हम लोग देखते हैं कि कोई इंसान अगर 9 महीना रुक जाए स्पेस में तो उसके साथ क्या क्या होगा। पहला तो ये है कि बोन एंड मसल लॉस, बोन डेंसिटी में लॉस होता है। ये माना जाता है लगभग 1 से 2% बोन डेंसिटी हर महीने कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो अर्थ में, जो स्पेस में बहुत लंबे समय तक रहने में हो सकता है कि बोन्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो खड़े होने में भी दिक्कत आती है। जैसे हम लोग जनरली छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, इसी प्रकार से जो एस्ट्रोनॉट बहुत सारे महीनों बाद अर्थ पर वापस आता है उसको भी उसी प्रकार से चलना सिखाया जाता है, क्योंकि उसका बोन एंड मसल लॉस जो है वो हो चुका है। सेकेंड इज सर्कुलेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर चेंजेस एंड देयर आर रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स। अब क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, और जब ग्रेविटी नहीं है तो हार्ट को जो है वो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ब्लड को पंप करने के लिए, तो उसकी वजह से हार्ट की शेप भी चेंज हो सकती है। हम जनरली मानते हैं कि हार्ट एक ओवल शेप में है। ओवल शेप आप ऐसी इमेजिन कर सकते हैं, इस शेप का हार्ट जनरली माना जाता है मेडिकल साइंस की टर्म्स में। लेकिन अर्थ के अलावा स्पेस में रहने से ये शेप जो है वो सर्कुलर में शिफ्ट हो सकती है इतने महीने तक स्पेस में रहने में। तो ये सारी जो चेंजेस हैं, हार्ट का ओवल शेप से सर्कुलर शेप में हो जाना, ये लीड करेगा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को। तो अब अर्थ पे आने के बाद क्योंकि ग्रेविटी होगी तो हार्ट को भी मेहनत करनी पड़ेगी ब्लड को पंप करने के लिए। थर्ड इज विजन इम्पेयरमेंट, दिखाई देना भी कम हो सकता है क्योंकि ब्लड फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकता है आईज के आसपास, एंड देयर वुड बी स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम्स, जिसको SANS भी बोला जाता है। तो ये एक टाइप ऑफ सिंड्रोम है, स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम SANS। ये हो सकता है, ये आईज को इफेक्ट करता है जब बहुत टाइम तक कोई व्यक्ति स्पेस में रहता है। विजन विल बी इम्पेयर्ड, और ये जो है SANS स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम, ये जो है वो पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन में कि ये जो बीमारी है वो कैसे होती है और क्या किस ऑर्गन को, किस बॉडी पार्ट को ये अफेक्ट करती है। तो ये है स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम्स। नेक्स्ट, देयर वुड बी स्किन सेंसिटिविटी, क्लोथ्स विल फील लाइक सैंड पेपर ऑन रिटर्न। तो जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमारे बॉडी से टच हो रहे होते हैं क्योंकि ग्रेविटी है और कपड़ा भी नीचे की तरफ आता है तो वो टच होता है हमारे बॉडी पर। तो इससे हमारे बॉडी को आदत है कि ये शर्ट है, ये पैंट है और ये टच होती है ऐसे। लेकिन स्पेस में जो है वो कपड़ा भी बॉडी को टच नहीं हो रहा होता क्योंकि कपड़ा भी ऊपर हवा में होता है। जैसा हमने पहले पिक्चर में देखा था कि उनके हेयर्स जो हैं वो हवा में थे, इसी प्रकार से कपड़े भी जो बॉडी को बहुत टाइम तक जो टच नहीं होंगे तो बॉडी भी काफी सेंसिटिव हो जाएगी, और जब अर्थ पर आकर कपड़े पहने जाएंगे या बॉडी के साथ कुछ भी लगेगा तो वो सैंड पेपर जैसा खुरदरा लगेगा, जैसा सैंड पेपर होता है वैसा लगेगा स्किन के ऊपर। तो स्किन जो है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट और काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है इतनी देर तक अंतरिक्ष में रहने से। इसको हम बेबी फीट भी बोलते हैं, स्किन को सेंसिटिव हो जाने को बेबी फीट बोलते हैं, क्योंकि जो हार्ड वाली स्किन है, जो आउटर स्किन है हमारे पैरों पर, हाथों पर, वो हट जाती है और अंदर एक सॉफ्ट स्किन जो है वो आने बाहर लगती है। इसलिए ये स्किन सेंसिटिविटी भी होती है जब हम लॉन्ग स्टे के बाद स्पेस में से
इंडिया में लॉन्ग स्टे के बाद स्पेस में से अर्थ पे आते हैं। Then fifth, we will have radiation exposure due to lack of Earth's atmosphere and magnetic field. This will lead to risk of cancer and neurological disorder. अब अर्थ के अराउंड अर्थ का एटमॉस्फेयर है और अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं अर्थ की। तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो सन की वेव्स को अर्थ पर अफेक्ट करने से, हमारे ह्यूमंस बॉडी पर अफेक्ट करने से रोकता है। अर्थ के पास हमें पता है ओजोन लेयर भी है, वो भी हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेस से जो है बचाती है। लेकिन जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर होते हैं, जब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होते हैं, वहां पे ऐसी कोई एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करती और वहां पे ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का जो प्रोटेक्ट करेगा हमें सन के रेस से। तो ये जो है ड्यू टू लैक ऑफ एटमॉस्फेयर एंड लैक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर एस्ट्रोनॉट्स को होगा रेडिएशन एक्सपोजर। वो लोग सन के रेडिएशन से अपने आप को एक्सपोज हो रहे होंगे एंड दैट विल लीड टू रिस्क ऑफ कैंसर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो आप जो अर्थ के जो रेज हैं उनके आप ज्यादा पास हो जाएंगे, वो आपको ज्यादा अफेक्ट कर पाएंगी और आपके पास स्पेस में अर्थ के ऊपर जो प्रोटेक्शन मौजूद है, जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोटेक्शन है, जो एटमॉस्फेयर का प्रोटेक्शन है, जो ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन है, वो भी अवेलेबल नहीं होगा। तो आप लोगों को जो है एस्ट्रोनॉट्स को रिस्क ऑफ कैंसर रहता है एंड रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहता है। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं लॉन्ग स्टे होने पर स्पेस में जो कि ह्यूमन बॉडी पे देखने को मिलते हैं। अब ये सवाल है कि भाई इतना टाइम वो अगर वहां पे रहे तो उन्होंने खाया पिया भी होगा। सो व्हाट वर दे ईटिंग, हाउ वर दे ईटिंग, हाउ डू दे टेक फूड, और खाते कैसे। सो व्हाट आर एस्ट्रोनॉट्स ईटिंग इन द ISS? दे ईट फ्रीज्ड, ड्राइड एंड पैकेज्ड फूड। वो फ्रीज्ड होता है, ड्राइड होता है एंड पैकेज्ड होता है एयर टाइट कंटेनर्स में। उसको आप एक टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है हमारा, वैसा समझ सकते हैं कि वैसे कंटेनर्स में जो है खाना लेके जाया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अर्थ से जब हम स्पेस में जाते हैं तब टूथपेस्ट के ट्यूब की तरह वो फ्रीज्ड है, ठंडा रहता है और वो ड्राइड है, उसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल, वाटर पार्टिकल्स जो है वो नहीं होते हैं एंड वो पैकेज्ड फूड है। एंड टेस्ट बर्ड्स आर अफेक्टेड ड्यू टू माइक्रोग्रेविटी प्रेवलेंट देयर। तो सुनीता विलियम्स ने खुद ही एक इंटरव्यू में पहले बताया था कि उन्हें जो है स्पेस में स्पाइसी खाने में बहुत मजा आने लगा था, क्योंकि वहां पे जो माइक्रोग्रेविटी में है टेस्ट बर्ड्स वो दूसरे तरीके से जो है रिएक्ट करते हैं एंड दीज गेट अफेक्टेड ड्यू टू माइक्रोग्रेविटी दैट इज प्रेवलेंट इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एंड सुनीता विलियम्स सेड दैट स्पाइसी फूड को वो प्रेफरेंस देती थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के दौरान, और वहां पर काफी लाइट फूड, काफी हल्का फूड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। काफी हैवी फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि लिमिटेड सामान है, लिमिटेड पानी है और लिमिटेड ही सब कुछ होता है। तो इसलिए लाइट फूड इज प्रिपेयर्ड एज वाटर इज इन डेफिशिएंसी ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अब ये लोग आए कैसे? जो स्पेस एक्स का जो इनको स्पेस शटल लेने के लिए गया था वो अर्थ पे आया कैसे? सो अर्थ पे आने के दो तरीके होते हैं। देयर आर मेजरली 2 वेज फॉर लैंडिंग। या तो एक रनवेज पर लैंड किया जाए एरोप्लेन की तरह, जो रनवेज होते हैं, जैसे एरोप्लेन हमारा फ्लाइट जो होती हैं वो लैंड करती हैं, वो रनवे पे करती हैं, या तो वो रनवे पे लैंड करें। दूसरा कि वाटर में लैंड करें, ओशन में, जैसा इस केस में किया गया। और ओशन में जो लैंडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लैश डाउन, जो कि 19 मार्च को सुबह के 3:27 AM ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग है। So this is according to the Indian time. This mention that we have mentioned here 19th March at 3:27 AM ये इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग है। और इस टाइम पर स्प्लैश डाउन जो है वो हुआ। वो स्पेस शटल जो था वो 2 पैराशूट्स के साथ जो है वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम करने के लिए पैराशूट्स लगाए जाते हैं उसमें, ताकि वो सडनली काफी तेज स्पीड से पानी के अंदर ना गिरे। वो धीरे से अपना ग्रेजुअली स्पीड डिक्रीज करता हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एंटर करे अर्थ के एटमॉस्फेयर में और अर्थ के ऊपर वो लैंड हो वाटर में। इसलिए उस पे जो हम पैराशूट लगाते हैं। तो पैराशूट आर यूज्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ स्पेस शटल व्हाइल लैंडिंग। सो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका होता है तो हम लोग जो है पैराशूट यूज करते हैं स्पेस शटल के ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ स्पीड करने के लिए,
और उसको वाटर में लैंड करने के लिए, और वाटर में जो लैंडिंग होती है उसको हम लोग स्प्लैश डाउन कहते हैं। तो ये तरीका लैंडिंग का है। और पैराशूट के यूज से स्प्लैश डाउन हुआ 19 मार्च को सुबह 3:27 पे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और 2 और स्पेस यात्री जो स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन में गए थे अर्थ से स्पेस तक, वो भी। तो ये चारों लोग जो है इस मिशन में स्प्लैश डाउन करके वापस पहुंचे हैं अर्थ पर। एक और चीज हमें ध्यान देनी चाहिए कि जो कॉस्ट्यूम है एस्ट्रोनॉट्स का, वो आपने देखा होगा जब वो अर्थ से जा रहे होते हैं, जब वो लोग अपनी फ्लाइट रेज्यूम करते हैं, तो वो लोग ऑरेंज कलर के सूट में होते हैं। चाहे वो अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हो या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अर्थ में आ रहे हो, वो एक ऑरेंज सूट जो है उनका, ऑरेंज कॉस्ट्यूम जो है उसमें होते हैं। और जब वो स्पेस स्टेशन में होते हैं तो वो व्हाइट में होते हैं, व्हाइट कॉस्ट्यूम होता है स्पेस स्टेशन का। तो इसमें कॉस्ट्यूम का जो कलर का डिफरेंस है ये इसलिए है कि जो ऑरेंज सूट है ट्रैवल के दौरान, यदि ट्रैवल के दौरान कोई मिसहैपनिंग होती है तो उससे ऑरेंज सूट होने की वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स को आफ्टर सम अनफॉर्चुनेट मिसहैपनिंग कि ऑरेंज सूट में वो कहाँ पर है स्पेस में या कहाँ पर है ओशंस में, तो ये पहचाना जा सकता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को जो है ऑरेंज सूट जो है वो दिया जाता है स्पेस ट्रैवल के दौरान, स्पेस से जाते समय या आते समय। लेकिन जब वो स्पेस स्टेशन में है तो व्हाइट सूट दिया जाता है। वो व्हाइट सूट उनको सन के रेडिएशन से बचाता है। व्हाइट कलर जैसा हम जानते हैं इज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम सन्स हीट, सन्स रेज। तो उससे बचने के लिए, उससे ज्यादा उनको रेडिएशन का असर ना हो, इसलिए जनरली व्हाइट सूट यूज किया जाता है व्हाइल द एस्ट्रोनॉट्स आर इन द स्पेस स्टेशन एंड व्हेन दे आर वर्किंग देयर, व्हेन दे आर एक्सपेरिमेंटिंग देयर, तो हम लोग व्हाइट सूट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। So now, since Sunita Williams is of Indian origin, so our Honorable Prime Minister has also written a letter for her and she has been invited to India. तो आप ये देख सकते हैं लेटर का कॉपी है जो मिस सुनीता विलियम्स को लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये एक लेटर है जो उनको लिखा गया है उनके अचीवमेंट्स के लिए, उनके इंडियन ओरिजिन को हाईलाइट करने के लिए, उनके सेफ रिटर्न को एक्सपेक्ट करने के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए और उन्हें इनवाइट करने के लिए इंडिया में कि जब वो रिकवरी कर लें, अपना रिजुविनेशन प्रोग्राम पूरा हो जाए, उनका जो अर्थ पे आने के बाद प्रोग्राम है नासा का, वो कंप्लीट होने के बाद शी हैज बीन इनवाइटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया। तो ये हमारे कंट्री में भी और लड़कियों को हेल्प करेगा स्टेम फील्ड्स को अपना करियर ऑप्शन चूज करने में। जैसा हम जानते हैं कि स्टेम फील्ड्स में फीमेल एनरोलमेंट काफी कम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन में। तो स्टेम फील्ड्स में शी कैन एक्ट एज एन इंस्पिरेशन एंड शी इज ऑफ द इंडियन ओरिजिन। तो ये हमारे कंट्री के लिए, हमारे बायलैटरल रिलेशंस के लिए भी एक और एस्पेक्ट है जिसमें हम लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एक इसरो के साथ भी पार्टनरशिप जो है वो कभी आगे फ्यूचर में जो है वो बनाई जा सकती है। और हम होप करते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो इंडियन ओरिजिन की सुनीता विलियम्स हैं और जो बाकी एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो 8-9 महीने बाद जो वापस आए हैं, दे रिकवर वेल ऑन द अर्थ विदाउट एनी मोर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। एंड यू कैन फॉलो दीज चैनल्स फॉर मोर सच कंटेंट and more such UPSC related developments that would be there. We are happy to help you in your preparation journey towards your dreams, towards your goals of being a civil servant. And thank you so much.